हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने डिस्कस की थी कुछ छोटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से राइट डाउन कर रहा हूँ सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। वापस से एक बार सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब डिस्कशन चल रहा है। क्लियर है सब बातें। चलिए, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। नंबर टू प्रॉपर्टी, चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो सेकेंड प्रॉपर्टी। नंबर थ्री प्रॉपर्टी, पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट, पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टर। मतलब क्या कहना चाहता है, कंडक्टर के अंदर और बाहर सरफेस पे, कहां पर बात करना चाहता है, इनसाइड, इनसाइड एंड सरफेस, दोनों पे ही हम लोग बात करते हैं कि इसका जो सिस्टम है वो कैसा होता है, उसका जो वैल्यू है पोटेंशियल का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तीन प्रॉपर्टी हो गया। नंबर फोर, पोटेंशियल जब कांस्टेंट आप लोग बोल देते हो, ठीक है, यहां से हम पता लगाते हैं कि E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या होता है, E वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बातें हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, फिर से लिख रहे हैं लेकिन। नंबर फाइव, बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर इज इक्वल्स टू, सरफेस एरिया की वजह से बात हो रहा है, ड्यू टू ए सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बात करते हो, ड्यू टू ए सरफेस ऑफ, ड्यू टू ए सरफेस ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर की सरफेस की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन होगा, एक सरफेस की वजह से ऐसा होगा। नंबर सिक्स, फिर हमने बातें की थी, नंबर सिक्स, ये तो पांच प्रॉपर्टीज हैं, फिर हमने दो चीजें और देखी थी, अर्थिंग की बातें हमने की थी, अर्थिंग के बारे में बात किया था। अर्थिंग का मतलब क्या है, अर्थिंग का मतलब है पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, कहां पर, एट अर्थिंग। जहां पर भी आपने अर्थिंग कर दिया है उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये इसका मतलब अर्थिंग है। नंबर सेवन, शील्डिंग। नंबर सेवन क्या है, शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट की हम बात करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है वो समझने की कोशिश करें। शील्डिंग के लिए हमें कैविटी लेना पड़ता है, तो मैंने आपको कल बताया भी था, ये कोई एक बहुत बड़ा कोई कंडक्टर है, ठीक है। ये क्या है, एक कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर। जो भी बच्चे को डाउट है लास्ट लेक्चर को जाए और एक बार जरूर देखे, ठीक है। लेक्चर को देखेंगे आपको समझ में आएगा किस तरह से कंसेप्ट की बात होती है। तो कंडक्टर है हमारे पास, और कंडक्टर में हमने बोल दिया कि यहां पर क्या है, एक कैविटी है। ये क्या है, एक कैविटी है। कैविटी का क्या मतलब है, अरे बचपन में जब आप ज्यादा चॉकलेट खाते थे तो उससे आपके दांतों में कीड़ा लग जाता था, तो कीड़ा क्या करता था, दांत को खा जाता था, तो क्या हो जाता था, वहां पर स्पेस क्रिएट हो जाता था। तो ये वो स्पेस है, कंडक्टर के अंदर स्पेस है। सिंपल ये है क्या, दैट इज नथिंग बट ए स्पेस विद इन द कंडक्टर। क्या कहा जाता है, शील्डिंग का मतलब क्या है, ये है शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है किसी तरह का कोई भी चार्ज इसमें से कंडक्ट नहीं होगा, इस छोटी कैविटी में से चार्ज कंडक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है सब बातें, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अलग से एक क्या बिहेव करेगा, एक कंडक्टर से बिहेव करेगा, और कंडक्टर के अंदर ना चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो ये एक शील्ड हो गया ना, एक अलग से क्या बन गया, एक कैविटी क्या बन गया, एक अलग कंडक्टर बन गया। क्लियर है सब बातें। तो उसको अगर वो भी नहीं देखना चाहते तो बोलते क्या है, विद इन कैविटी, within the cavity, within the cavity there is क्या क्या बोलता है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, नंबर टू चार्ज इनसाइड इज इक्वल टू जीरो, नंबर थ्री, ठीक है, पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब काम कहां पर होगा, एक कैविटी में होगा।
मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। एग्जाम्पल क्या था? बहुत आसान है, ठीक है, आपने देखा भी हो, बिल्कुल बिल्कुल आप देखोगे। जैसे रेफ्रिजरेटर ले लो आप, एक रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, तो आप देखोगे तो रेफ्रिजरेटर की सरफेस के ऊपर आपने कभी कभी हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक को आपने फील किया हो, लेकिन कभी भी इनसाइड द रेफ्रिजरेटर आपने ऐसा फील नहीं किया होगा। ऐसा कभी आप फील नहीं करो, क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो आउटिंग कवरेज है, उसका जो आउटर बॉडी है वो एक कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर क्या है? कैविटी है। तो कैविटी के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं हो सकता है। क्लियर है सब बातें? तो आपको कभी भी वहां पर किसी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे हमेशा ही देखने को मिलता है। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल होता है, बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे भी, जब आप अभी तो छोटे बच्चे हो, धीरे धीरे आप जैसे जैसे ग्रो करोगे आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा कि बताओ एक कार है और उस कार के अंदर हम बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हो, बोलेगा आप बैठे हुए हैं उसके अंदर, और उस पर एक थंडर स्टॉर्म आया है, मतलब बिजली गिरी है उसके ऊपर। बताओ, पहला ऑप्शन देगा आपको क्या करना चाहिए, तो आपसे वो बोलेगा कि पहले तो आपको ऑप्शन है निकलो और भाग पड़ो, ऐसा बोलेगा। फिर वो बोलेगा कि दूसरा ऑप्शन है वहीं बैठे रहो, तो आप बोलोगे सर वहीं बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? क्योंकि वो एक शील्ड की तरह काम करेगा, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? आपने कहा सर देखो कैविटी है वो अंदर, बाहर का वो जो कवरिंग है, बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? वो बना हुआ है कंडक्टर का, और कंडक्टर के अंदर स्पेस क्रिएट हो गया, तो वहां पर तो कभी भी चार्ज आएगा नहीं, वहां तो कभी चार्ज आने वाला नहीं है। और अगर वहां चार्ज नहीं आएगा तो हमें शॉक भी महसूस नहीं होगा, फील नहीं होगा, शॉक का कोई सिग्निफिकेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर गलती से आपने गेट खोल के और पैर बाहर रख दिया तो होगा क्या? आपकी बॉडी कंडक्टर का काम करेगी, और शील्ड पे जो जितना भी चार्ज आके गिरा था वो सारा का सारा क्या कर जाएगा? आपकी बॉडी में से पास कर जाएगा और आपका खेल खत्म हो जाएगा। ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। चलो, उन कंसेप्ट को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर की बातें हम लोग करते हैं। बात आती है कि कैपेसिटर क्या है सर। देखो, पहले तो आप इसका प्रैक्टिकल यूज समझ लें, ठीक है। कैपेसिटर का वर्किंग क्या है, किस तरह से काम करता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं पहले, इट इज अ डिवाइस, इट इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस which is used to store high amount of electric energy। हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का जो डिवाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। अब आपने कहा सर क्यों चाहिए? बेटा जी समझो चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्या है ये अगर हम समझ जाते हैं तो कैपेसिटर पढ़ना तो हमारे लिए बहुत आसान है। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रिक मशीन हमारे सामने आता है, कोई इलेक्ट्रिक मशीन है हमारे सामने, और वो इलेक्ट्रिक मशीन की अगर आप बात करते हो तो हर एक मशीन के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक डिवाइस को रन करते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को रन करते हो, जैसे आपके घर में एक छोटा मोटर रखा हुआ है, जैसे फैन है, जैसे आपके घर में कूलर है, एसी भी है, ठीक है, वो सब क्या है? इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ठीक है। अब आप जब ऐसा करोगे तो हर एक मशीन इनिशियली किस पे होता है? स्टेशनरी होता है। हर एक मशीन स्टेशनरी होता है इनिशियली स्टेट के ऊपर। तो आपको उस मशीन को रन करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी सिस्टम को इनिशियल स्टेट से जब उठा के किसी मूविंग कंडीशन में अगर उसको लेके आना चाहते हैं तो हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। समझ पा रहे हो? हमें क्या है? बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों ऐसा बोलते हो? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसको भी तो ओवरकम करना है मोशन में आने के लिए, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन उसको भी ओवरकम करना है, बहुत सारे फोर्सेस जिनको ओवरकम करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का एनर्जी देकर सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है जब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम को। तो वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन देता है? वो देता है आपका कैपेसिटर, ठीक है।
कैपेसिटर का काम क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलोगे कैपेसिटर इज अ डिवाइस, ये एक आपका क्या है? कैपेसिटर है। ये क्या करेगा? सप्लाई करेगा वंस एट ए टाइम, एक बार करेगा। कितनी बार करेगा? सिंपल, वन टाइम करेगा, एक ही बार में अपना काम करेगा और निकल के चला जाएगा। क्या करेगा? सप्लाई हाई एनर्जी करेगा। सप्लाई हाई एनर्जी की सप्लाई करेगा वंस एट ए टाइम, एक बार में, एक बार जब सिस्टम स्टार्ट होगा तभी करेगा। एट ए इंस्टेंट बहुत सारा एनर्जी क्या कर देगा? सप्लाई कर देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। आपको अगर कैपेसिटर देखना है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उठाओ और वहां पर आपको कुछ छोटा छोटा सिलेंडर टाइप का, कोई ब्लू होगा, कोई ग्रीन होगा, कोई ब्लैक होगा, इस तरह का छोटा छोटा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वो सब कैपेसिटर है। चलो वहां तक नहीं जाना है, कोई बात नहीं। आपके सर पे एक फैन लगा हुआ है, उस फैन में एक डिवाइस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कंडेंसर बोलते हैं। बोल देते हैं कि धीरे चल रहा है पंखा, तो पंखा धीरे चल रहा है तो क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं कि बेटा इसका कंडेंसर खराब हो गया, लगता है नया डालना पड़ेगा। तो कंडेंसर इज इक्वल्स टू दैट इज ए कैपेसिटर। जो आपका कंडेंसर है वही क्या है? कैपेसिटर है। हर एक डिवाइस में लगा होता है, कूलर में भी लगा है, ठीक है, आपका घर में जो मिक्सर है उसमें भी लगा है, जूस मशीन है उसमें भी लगा है, हर मशीन के अंदर आप लोग कैपेसिटर को यूज करते हो। एक नेसेसरी डिवाइस है, हम लोग इसको यूज करते हैं। 99% केसेस में आप देखो कि इसका यूज हम लोग करेंगे ही करेंगे, इसके बिना काम नहीं करेगा। आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल में फ्लैश है, कैमरा है, ठीक है, फ्लैश चलता है, तो आप देखो फ्लैश का जो इंटेंसिटी है वो काफी हाई है। तो वो इंटेंसिटी कैसे प्रोड्यूस करोगे? वो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है किसका? हाई एनर्जी का। तो हाई एनर्जी कौन देगा? वो हाई एनर्जी आपको सप्लाई करेगा एक छोटा सा कैपेसिटर। कौन सप्लाई करेगा? एक छोटा सा कैपेसिटर उसको सप्लाई कर देगा। क्लियर सब बातें? तो ये आपको कैपेसिटर जो है ये एनर्जी सप्लाई करते रहेगा और ये हमारा काम चलता है। क्लियर सब बातें? अब बात आती है सर ये होता क्या है वो बताओ, सिस्टम कैसे जनरेट करते हैं वो बताओ। चलो हम बात करते हैं, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, कंडक्टिव प्लेट्स। इसकी बात स्टार्ट कहां से करते हैं? टू कंडक्टिव प्लेट्स। कहां से स्टार्ट करते हैं? टू कंडक्टिव प्लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब हम कैपेसिटर का कंसेप्ट समझ पाएंगे। अब आप समझोगे चीजों को कि क्यों हम लोगों ने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, उसका जो रीजन है वो आप समझ जाएंगे अब। ठीक है, तो चलो लेके चलते हैं आपको बहुत सही कंसेप्ट की तरफ। ये हमारा एक प्लेट है, रैंडम बॉडी है, एक रैंडम बॉडी है, बहुत बड़ा सा कोई प्लेट है, यहां पर कोई दूसरा प्लेट है, ठीक है, कंडक्टिव प्लेट है। तो आपने बोला ये हमारा एक कंडक्टर है, ये भी हमारे पास में एक कंडक्टर है। तो इन दोनों पे वो सारी प्रॉपर्टीज काम करेंगी जो एक कंडक्टर की होती हैं। क्लियर है? हमने क्या किया है? हमने एक कंडक्टर लिया है, इसको दिया है पॉजिटिव क्यू चार्ज, इन भाई साहब को दिया है नेगेटिव क्यू चार्ज। इनका जो पोटेंशियल है वो है V1, इनका जो पोटेंशियल है वो कितना है? V2। ऐसा तो हम कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, सिंपल है। आपने चार्जिंग ऑफ बॉडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उससे हम लोग कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है, लेक्चर्स मिलेंगे आपको, उनसे आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने कहा सर पॉजिटिव चार्ज है तो होगा क्या? अंदर तो चार्ज रहेगा नहीं, तो सारा सरफेस पे आ जाएगा। विद इन द कंडक्टर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो सारा कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। तो आपने कहा सर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा पूरा का पूरा सरफेस पे क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसी तरह से यहां भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है इनके बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्या है? डाया इलेक्ट्रिक मीडियम। क्या है? डाया इलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, ये बड़े शब्द से घबराना नहीं है, इसका मतलब इंसुलेटर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, ऐसा कोई मीडियम जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर पाए वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है।
एक फाइनाइट अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो ये पास कर जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता है दुनिया में, ठीक है, जैसे परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता है वैसे ही परफेक्ट इंसुलेटर भी नहीं होता है। तो हम फाइनाइट अमाउंट पर बात करते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह वर्क करता है। कितना होता है ये अभी आपको बताएंगे, कंसेप्ट चलेगा। सबसे पहले तो आपने एक कंडक्टर लिया, उनको चार्ज दिया पॉजिटिव क्यू, नंबर 1 कंडक्टर को, कंडक्टर नंबर 1 है ये कंडक्टर नंबर 2 है, इनको पॉजिटिव चार्ज दिया, इनका जो पोटेंशियल है वो कितना हुआ, V1 हुआ। इनको नेगेटिव चार्ज दिया, इनका पोटेंशियल V2 हुआ, और इनको कुछ डिस्टेंस के ऊपर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो मान लिया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है। ऐसा हमने किया। अब आपने क्या किया, आपने कहा सर ये तो डिवाइस तो नहीं बना, कोई सर्किट में तो आया नहीं है, कोई फायदा तो हुआ नहीं, तो इसको हम लोग सप्लाई करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे। और एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बैटरी की। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बैटरी की। तो आपने उठाया, आपने कहा सर जो प्लेट आपने वहां पर बनाए थे, ये रहे प्लेट 1, ये रहा हमारा प्लेट नंबर 2, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि सर शेप बदल गया है, अरे शेप से कोई फर्क नहीं है, रैंडम बॉडी लिया था। इन पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इनका पोटेंशियल कितना था, V1 था। इन पे नेगेटिव चार्ज था, इनका पोटेंशियल V2 था। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से क्या हो गए थे, क्यूमुलेट हो गए थे, और उधर वाली बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस इस तरह से क्या हो गए थे, क्यूमुलेट हो गए थे, ठीक है। इन पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से क्यूमुलेट हो गए थे। हमने क्या किया, हमने इन दोनों की दोनों बॉडीज को उठाया और उनको एक बैटरी से कर दिया बेटा जी कनेक्ट। क्या कर दिया, एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट हमने इनको कर दिया। जैसी बैटरी से कनेक्ट करोगे, ये पोटेंशियल कितना था इसका, V था, ये पॉजिटिव चार्ज होता है टर्मिनल, ये नेगेटिव चार्ज का टर्मिनल होता है। तो होता क्या है, जैसे ही आप इसकी बातें करते हो तो होने क्या लगता है बेटा, इधर से पॉजिटिव चार्ज भागते हैं और इस पे जाके क्यूमुलेट होने लगते हैं, इधर से नेगेटिव Q चार्ज जाते हैं और इधर क्यूमुलेट होने लगते हैं। तो बेटा जो पहले Q1 अमाउंट था वो कितना हो जाता है अभी Q, और इधर का जो Q2 अमाउंट था वो भी कितना हो जाता है Q। कितना हो जाता है Q। Q1 से कितना पहुंच गए Q। कैसे होता है, मैं लिख देता हूं। यहां पर होता क्या है, पॉजिटिव जो Q1 चार्ज है वो किसकी तरफ जाता है, Q की तरफ, और इसी तरह से ये आपका नेगेटिव Q चार्ज किसी तरफ जाता है, Q की तरफ। चार्जेस आ रहे हैं तो उनका जो फाइनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट का हम लोग मिलेगा। तो पॉजिटिव Q की तरफ चला गया, नेगेटिव Q2 Q की तरफ चला गया, और फाइनल चार्जेस पॉजिटिव Q नेगेटिव Q इक्वल अमाउंट का चार्जेस दोनों पे क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इक्वल अमाउंट का चार्ज दोनों पे आ गया। अलग अलग था पहले चार्ज, दोनों का चार्ज क्या था, अलग अलग था। पोटेंशियल का वैल्यू V1 V2 अलग अलग था, ठीक है, अभी भी वही है, V1 V2 अलग अलग पोटेंशियल है इसका, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पहले कितना था, D था, अभी भी वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, D है। बस फर्क कितना पड़ा है, हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी जैसे कनेक्ट करोगे बहुत सारा चार्ज इस तरफ जाएगा, बहुत सारा चार्ज इस तरफ जाएगा, फाइनल चार्ज का वैल्यू इक्वल अमाउंट जब हो जाएगा तो हमारा चार्ज का जाना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच का अट्रैक्शन मैक्सिमम हो चुका होगा, उससे ज्यादा वो उसको बियर नहीं कर सकता। क्लियर सब बातें। जैसे ही आप ये काम कर लेते हो, अब आपने कहा सर हम पता लगाते हैं टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। तो आपने कहा सर ये होता है Q नेट। तो Q नेट कितना हो जाएगा, आपने कहा सर पॉजिटिव Q माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो टोटल चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर है वो कितना है, 0। टोटल चार्ज का वैल्यू कैपेसिटर पे कितना है, 0। कनेक्टेड है ना भाई, कंडक्टर से कनेक्टेड है, तो टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है, 0। नंबर 1। बात आता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, आपने कहा सर वो है V, और V होगा कितना, V1 माइनस V2। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव लिखते हैं ना, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव लिखते हैं, कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना हमेशा, याद रखना। कैपेसिटर के अंदर सिस्टम का चार्ज 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होता है।
पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, बॉडी को चार्ज किया है। यहाँ पर हमने जो ये किया है, ये जो प्रोसेस को हमने क्या किया है, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, यूजिंग बैटरी। हमने यहाँ पर क्या किया है, बैटरी की हेल्प से क्या किया है, कंडक्टर्स को चार्ज किया है। और अब ये जो डिवाइस है, ये जो सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज कैपेसिटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ये जो चार्जिंग करने के बाद अब ये सिस्टम जो बना है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर होता क्या है, तो आप बोलोगे सर इट इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टिव प्लेट्स placed close to each other having equal charges। ठीक, दो कंडक्टिव प्लेट हैं, उनको अगर आप डी डिस्टेंस पे रख देते हो, उनके ऊपर इक्वल चार्ज आ जाता है, तो उससे ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग कैपेसिटर बोल देते हैं। ठीक है, बैटरी नहीं लगाओगे चार्जिंग नहीं हो पाएगा। मतलब जो पहले डायग्राम बना था वो भी क्या है आपका, है तो कैपेसिटर, लेकिन फंक्शनल नहीं है। अभी ये फंक्शनल है। ठीक है, चलो आगे कंडक्ट करते हैं रिसर्च को, इसकी को कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी ध्यान रखना है कि इस डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो अलग अलग पोलैरिटी है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो जरा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर रहेगा, तो आपने कहा सर देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ये तो सर एफ वेक्टर डिवाइड बाय क्यू नॉट होता है। और जो एफ होता है वो क्या होता है, आपने कहा सर वो होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय उनके बीच का आर स्क्वायर, ये सब कुछ होता है। तो आपने कहा सर यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दिस इज फंक्शन ऑफ क्यू, मतलब चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ चार्ज। तो यहां से हमने इन दोनों के रिलेशन से पता लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ चार्ज। किसका फंक्शन है, चार्ज का फंक्शन है। पता लगा लिया हमने ये बात, और तो बढ़िया काम किया हमने, समझ रहे हो चीजों को। तो हमने पता लगा लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ चार्ज, बहुत बढ़िया। अब आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत कुछ का फंक्शन होता है, कैसे? आपने कहा सर देखो, आपको नहीं पता लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं डीवी डिवाइड बाय डी आर। क्या होता है, डीवी डिवाइड बाय डी आर। और यहां से अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं ई इज फंक्शन ऑफ वी। क्या बोलेंगे, ई इज फंक्शन ऑफ वी। तो आपने बोला यहां से क्या लिखा गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। क्या लिखा आपने, दिस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। चार्ज का फंक्शन भी बना, पोटेंशियल का फंक्शन भी बना। और अगर ये हुआ तो बेटा जी इसको हमने किया यूज। कैसे यूज किया, आपने कहा सर अभी अभी हमने पता लगाया कि E इज फंक्शन ऑफ Q। इस लाइन का जो मतलब है, लिखने का जो तरीका है, मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हो, इसको लिखते हो सर E इज प्रोपोर्शनल टू Q। कैसे लिखते हो, E इज प्रोपोर्शनल टू Q। दूसरा हमने पता लगाया कि E इज फंक्शन ऑफ V। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में कि E इज प्रोपोर्शनल टू V। क्या लिखा, E इज प्रोपोर्शनल टू V। और दोनों को अगर आप देखें तो इन दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आपने कहा सर हम लोग यहां से लिख सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V। हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है सब बातें, बहुत बढ़िया। अगर आप इतना सा काम कर लेते हैं तो यहां से आपने लिखना शुरू किया, आपने कहा सर Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय V। प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, रिमूव किया, एक कांस्टेंट आया तो आपने लिखा C।
सी का क्या मतलब है? दिस इज नथिंग बट ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्लियर है? यहां पर इसी को हम बोलेंगे क्या? इसको बोला जाता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हमने बोला। तो आपने पता लगाया C विच इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय, क्या लगाया? C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय। क्लियर है? यूनिट लिख लो बेटा। C का C कैपेसिटेंस का यूनिट लिखना है Q कूलम्स, V वोल्ट्स, कूलम पर वोल्ट्स। ठीक है? क्या लिखोगे? कूलम्स पर वोल्ट। यूनिट कितना हो जाएगा? ऐसा यूनिट बोलोगे तो यूनिट है आपका C। ये नहीं, दोनों ऐसा नहीं C ये काट दो, कैंसिल आउट कर दो। सर क्या लिखा है? नहीं, ये कैपेसिटेंस है, कैपिटल C है। ये कैसा है? कैपिटल C। ये कूलम्स का C है। ठीक है? ये कूलम्स का C है, ये V वोल्टेज का V है। ठीक है? कूलम्स पर वोल्ट। ठीक है? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? तो अगर इसको लिखना चाहें आप तो सिंपल लिख दोगे कूलम्स पर वोल्ट। कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला पता लगा लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता लगा लिया। अब अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता है तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? दिस इज नथिंग बट, क्या है? आपने कहा सर कैपेसिटेंस पता लगाना है तो कैसे लिखें? तो आपने लिखा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे हो? क्या लिखोगे? दिस इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ चार्ज stored by capacitor per unit potential difference। वन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना टोटल चार्ज एक स्टोरेज में जाएगा, उसका वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर के नाम से जानते। ठीक है? टोटल चार्ज कितना जाएगा वो हम लोगों को देखना होगा। ठीक है? आप देखें तो ये जो चीजें लिखी हैं ये डेफिनेशन हो गया। यहां से आप लोगों ने लिखा क्या है? हम लोगों को ये क्या चाहिए? वन, हमें क्या चाहिए? 1C चाहिए। तो ये सब सिंपल सी बातें हैं। ठीक है? तो आप देखेंगे तो कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय V, जिसको आपने लिखा था कूलम्स पर वोल्ट, और इसी को लिखते हैं बेटा, इसी को लिखते हैं फराड। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? फराड। ठीक है? तुम जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं फराडे, उनके नाम से देते हैं फराड। सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है कैपिटल F। ठीक है? तो कैपेसिटेंस जब भी आप देखोगे किसमें मिलेगा? फराड। क्या मिलेगा? फराड। ठीक है? ये आपको हमेशा ऐसा मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं 1 फराड का वैल्यू होता कितना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना भाई किसमें वैल्यू मिलेगा। कभी पढ़ने बैठो इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। 1 फराड आपका होता है 96500 कूलम्स पर वोल्ट। कितना होता है? कूलम्स पर वोल्ट। 1 वोल्ट में इतना कूलम्स है, तो 1 वोल्ट लिख दो तो वोल्ट, ये तो 1 हो गया ना। तो आप लिखोगे 1 फराड इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। हो जाएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 1 फराड का वैल्यू कितना होगा? इतना कूलम्स चार्ज उसके अंदर स्टोर होगा। इतना ज्यादा कूलम्स चार्ज 1 कूलम चार्ज में होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसमें सोचो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मिलियन, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो गया। इतना स्टोरेज हो जाएगा एक पोटेंशियल डिफरेंस। इतना ज्यादा अमाउंट का स्टोरेज तो हम लोग कर सकते हैं एक छोटे से कैपेसिटेंस के अंदर। हम लोग देखें तो इतना ज्यादा, जो छोटा छोटा कैपेसिटर आपके घर में यूज होता है वो कितना होता है? 1.2 माइक्रोफेराड, 1.4 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड। हम लोग जो यूज करते हैं
वो होते हैं माइक्रोफेराड के अंदर, ठीक है। दिस इज वेरी बिग यूनिट, तो लिख दिया इस बात को, दिस इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, so that we get capacitance in, किसमें मिलेगा? तो आप बोलोगे सर इन माइक्रोफेराड, ठीक है, पिकोफेराड, ठीक है, मिलीफेराड, ठीक है। बहुत छोटा अमाउंट में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, नैनोफेराड, इस तरह से हमको देखने को मिलेगा, माइक्रो, पिको, मिली, नैनो, छोटा छोटा, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, ठीक है। इस तरह से पिको का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह से सारे के सारे वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे। कैपेसिटेंस हमने पता लगा लिया, किस तरह से कैपेसिटेंस हमारा फॉर्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो फराड अगर कोई पूछता है तो 1 फराड इज इक्वल टू क्या बोलोगे? दिस इज 1 कूलम डिवाइड बाय 1 वॉट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट कूलम्स डिवाइड बाय वॉट। कूलम्स डिवाइड बाय वोल्ट को क्या बोलते हैं? 1 फराड, ठीक है। इतना अमाउंट है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, कूलम्स डिवाइड बाय वोल्ट, आ जाएगा कूलम्स डिवाइड बाय, इस तरह से आप इसको लिख दीजिए। चलो अब हम बात करते हैं कुछ सिग्निफिकेंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या क्या देखने को मिलता है, वो सब आपने देखना है। अब होता क्या है, जैसे ही हमें सी का फॉर्मूला मिलता है जो कि क्या है? Q/V, तो आप लोग बोलते हो सर ये डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर और पोटेंशियल के ऊपर। नहीं, कभी भी नहीं, ध्यान रखना। यहां से आप बिल्कुल क्लियरली लिख दो, क्या लिख दोगे? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस does not depend on charge and potential। ये चार्ज पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। तो आपने कहा सर किस पे डिपेंड करता है फिर ये? तो बेटा जी पता लगाओ, पता लगाओगे तो आपने कहा सर ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। क्या करता है? डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। अरे सर ये क्या चीज है? बेटा इस ज्योमेट्री का मतलब है साइज क्या है उसका शेप क्या है, ठीक है, साइज क्या है, उसका शेप क्या है, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, इन सब पे डिपेंड करता है। ये सब बातें। चलो दूसरी चीज अगर बात करोगे तो इट डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल in between two conductive bodies। दो कंडक्टिव बॉडीज के बीच में जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। आपने कहा सर क्या बवाल है ये? फॉर्मूला तो Q/V है और डिपेंडेंसी इन सब पे है, ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बेटा इसका जो डेफिनेशन है इसमें इसके सारे आंसर छुपे हुए हैं। क्या है? इसी इन दोनों पे होता है। चलो चलते हैं। तो आपने कहा सर डेफिनेशन तो हम लोग लिख देते हैं यहां से। क्या डेफिनेशन लिखोगे भाई? आपने कहा सर अभी ये पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था डेफिनेशन? दिस इज नथिंग बट चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पढ़ा था?
चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने कहा डेफिनेशन तो यहां से लिख देंगे, ये है अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक यूनिट वन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना अमाउंट चार्ज स्टोर्ड होगा ये बताएगा ये। अरे ये तो बहुत खूबसूरत बात है। अगर ये इस तरह से है तो फिर हम लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। आपने कहा सर क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बेटा फॉर्मूले को देखो, ये क्या लिखा है? आपने लिखा है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय V। और अगर यहां से देखें V का वैल्यू अगर होगा लो, V का वैल्यू अगर होगा लो, तो उस कंडीशन में C का वैल्यू कैसा होगा? हाई। कैसा होगा? हाई। और अगर ये बातें आप समझ जाते हो, इस रिलेशनशिप को आप समझ जाते हो, अब यहां से आप कंक्लूजन दे सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्या कह सकते हो आप बोलोगे सर, क्या बोलोगे सर? ए लार्ज कैपेसिटर। क्या बोलोगे? ये सब चीजों के लिए क्या बोलोगे? V लो है, C का वैल्यू हाई आ गया, फॉर्मूला हमारे पास ये था, तो क्या लिखोगे? ए कैपेसिटर। ठीक है, इसी को लिखना है, सिंपल है। तो क्या लिखोगे? ए कैपेसिटर विद लार्ज कैपेसिटेंस, large capacitance can store or hold high amount of charge, Q at a relatively small पोटेंशियल। ठीक है, V लो है, C हाई होगा। C हाई का मतलब क्या है? इस C हाई को डिफाइन किया हमने, इसका मतलब क्या है? ये आपने जो लिखा है कैपेसिटेंस हाई होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है। क्या बोलाना चाहती हो? आपने कहा सर एक कैपेसिटर विद लार्ज कैपेसिटेंस कैन स्टोर और होल्ड हाई अमाउंट ऑफ चार्ज at a relatively small potential difference। छोटे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर भी एक कैपेसिटर बहुत ज्यादा अमाउंट का चार्ज स्टोर कर सकता है अगर उसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो, अगर उसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो। तो आपने कहा सर कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे? बेटा इन दोनों चीजों से डिपेंडेंसी होगा, आपका V पे और Q पे इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हो सकता है C का वैल्यू आपको ज्यादा चार्ज चाहिए तो आपको कैपेसिटर का साइज शेप बढ़ाना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का साइज शेप बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम लोग ये काम कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब जब ये चीजें हम समझते हैं, यहां पर क्या किया हमने लिखा है हाई अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या लिखा हमने? हाई अमाउंट ऑफ चार्ज। इस हाई अमाउंट से आपको समझना है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, समझो चीजों को। हाई अमाउंट ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? हाई अमाउंट ऑफ चार्ज, एक वर्ड आया ना हमारे पास, हाई अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटेंस में आ गया। क्या मतलब है सर इसका? आप समझो चीजों को, कैसे लिखोगे? बेटा हाई अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा? हाई होगा। आपने कहा सर अगर Q का वैल्यू हाई होगा तो उस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसा होगा? हाई होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा? हाई होगा। क्लियर सब बातें? समझ रहे हो ना? तो अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो होगा क्या? अब
अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप बोलोगे सर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आपने कहा सर कैसे होगा ये सब? देखो बिल्कुल आसान सी बातें हैं, आप समझो चीजों को। हम अगर बात करें एक कंडक्टर, इसकी बात करते हैं एक कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। कंडक्टर का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही होगा। आपने क्या किया है, दोनों प्लेट के अक्रॉस आपने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ मोशन करेंगे, और ये मोशन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन भी हाई होगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हाई होगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विल रीच फ्रॉम नेगेटिव प्लेट, फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट सून और फास्ट, जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। और अगर आपने कहा सर ऐसा हो गया है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है न्यूट्रलाइजिंग ऑफ चार्ज इज स्टार्टेड, चार्ज न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पॉजिटिव में जब नेगेटिव जाके मिक्स होगा तो डेफिनेट सी बात है क्या होने लगेगा, चार्ज आपका न्यूट्रलाइज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, चार्ज हमारा न्यूट्रलाइज होने लगेगा। क्लियर सब बातें, ठीक है, क्लियर है सब बातें। तो आपने कहा सर इसका मतलब क्या है, अपोजिट प्लेट के ऊपर एक्सेलरेशन होने लगेगा, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने लगेगा। इसका मतलब होने लगेगा कि आपका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज्ड। क्या लगेगा, चार्ज न्यूट्रलाइज्ड, ये भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी चार्ज हमारा न्यूट्रलाइज होगा। इसे बचाना है, इसे क्या करना है, इसे हमें बचाना है। तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ, क्या कर दो, आपने कहा सर ये अगर हुआ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर ऐसा होगा इसका मतलब है हाई अमाउंट ऑफ चार्ज, हाई अमाउंट ऑफ चार्ज cannot be stored within कंडक्टर, और इसको आप क्या बोल देंगे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर हाई अमाउंट का चार्ज स्टोर ही नहीं हो पाएगा, तो फिर बनाया क्यों आपने इसको। टू, अब आपने कहा सर इसको रोकना है, तो आप बोलेंगे टू अवॉइड such kind of action due to किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, due to electric field we have to, क्या करना पड़ेगा, we have to introduce some kind of insulation in between two conductive plates। दो कंडक्टिव प्लेट के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट का इंसुलेशन देना पड़ेगा, ठीक है, हमें अमाउंट का देना पड़ेगा। अब देखो जितना ज्यादा, कैसे होगा, आप लिखोगे हाई द इंसुलेशन, हाई अगर होगा इंसुलेशन अगर हमारा हो जाएगा हाई, इंसुलेशन अगर हाई होगा तो उसका मतलब है कि हमारा ये चार्ज न्यूट्रलाइजेशन है, चार्ज जो हमारा न्यूट्रलाइज हो रहा था ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप इंसुलेशन यूज करोगे उतना ही ज्यादा
अच्छा कैपेसिटर आपका बनने लगेगा। क्लियर है सब बातें? तो रिक्वायरमेंट क्या है? आपने कहा सर इसका मतलब है डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इन बिटवीन टू conductive plate should be very strong। कैसा होना चाहिए? वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज पॉसिबल। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। इससे फायदा क्या होगा? आपने कहा सर इससे फायदा क्या होगा? इससे क्या फायदा होगा? हाई अमाउंट ऑफ चार्ज can be stored in a insulator without leakage। आपने कहा सर लीकेज का क्या मतलब है? अरे जो हमारा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लीकेज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लीकेज। तो बिना लीकेज के हम लोग बहुत सारा अमाउंट का चार्ज इसमें क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक नया डेफिनेशन सामने आ जाएगा। क्या बोलता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यहां से आ गया स्ट्रेंथ ऑफ डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल। पूछेगा आपसे, बताओ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्ट्रेंथ से आप लोग क्या समझते हो? आप बोलोगे बहुत कुछ समझते हैं, सब बता दोगे, उसको उठा के सारा उठाओगे और बता डालोगे। क्लियर है क्या है? इसका मतलब क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, चार्ज से फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डाया इलेक्ट्रिक मीडियम कैन होल्ड और विदस्टैंड without leak or breakdown is known as dielectric strength। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम अमाउंट का चार्ज जो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम या मैक्सिमम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको बियर कर सकता हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग डाया इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं? एयर के लिए वैल्यू कितना है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर कितना होता है? वोल्ट्स पर मीटर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इनके बीच का डिस्टेंस टू सेपरेशन कितना था? 1 मीटर था। और इनके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया था वो दिया था 3 × 10⁴ वोल्ट्स। इतना सब देने पर, इतना सब दोगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होगा। एयर इतना ज्यादा अमाउंट का चार्ज, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा आपको, इतना अमाउंट का रेजिस्टेंस देगा। मतलब एयर इज ए गुड इंसुलेटर। और भी बहुत सारे इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी एयर या फिर वैक्यूम की बात करते हैं, तो वैक्यूम एयर के अंदर इसी तरह से बात करते हैं। और मटेरियल लोगे तो उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, वो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में काफी सारा इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। इनको हमेशा याद रखें। हर एक चीज का यहाँ पर सिग्निफिकेंस है जो कि आपकी लाइफ में बार बार काम आता रहेगा। ठीक है, फिजिक्स को आप लोग जब पढ़ते हो तो एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ें, ये एक लाइफ का प्रोसेस है। और इसी तरह से पूरी की पूरी हर एक फिनोमिना कंडक्ट होता है। क्यों होता है उसका आंसर देने के लिए फिजिक्स को डिराइव किया गया। क्लियर सब बातें? तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें